एवरीवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट, व्हाट इज़ परमानेंट सेटलमेंट और एन ऑक्शन ऑफ वर्धमान। बेसिकली ये दोनों लेक्चर एक दूसरे को को रिलेटिव हैं, क्योंकि अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट के बारे में तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1793 में, जबकि एन ऑक्शन ऑफ वर्धमान ये आपका शुरू हुआ था 1797 में, जहाँ पे एक साइड में रेवेन्यू की बात की जाती है, अंग्रेज़ों के द्वारा ज़मींदारों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो एक साइड में उन्हीं की ज़मीन को, जो वहाँ के रिच ज़मींदार थे, उनकी ज़मीन को सोल्ड आउट किया गया। इसलिए ये दोनों लेक्चर, ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से को रिलेटिव हैं, तो दोनों को साथ पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है। परमानेंट सेटलमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट MCQ अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, इट बिगन बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस बाय 1793। 1793 में उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया गया था, जहाँ पे बेसिकली क्या, जो भी किसान होंगे उन सब से एक फ़िक्स रेवेन्यू लिया जाएगा, और ये फ़िक्स रेवेन्यू जो होगा डिसाइड किया जाएगा आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, कि हर ज़मींदार को अपनी लैंड में से जितना टैक्स आएगा, अपनी लैंड में से जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 11/10 हर किसी को पे करना पड़ेगा। यस गाइस, पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है। एन अरेंजमेंट टू एडजस्टमेंट द लैंड इनकम बिटवीन कंपनी एंड ज़मींदार। ये एक अरेंजमेंट था कंपनी और ज़मींदार के बीच में इनकम को लेके, जहाँ पे कंपनी कुछ अमाउंट ऑफ मनी ज़मींदार से मांगती थी और ज़मींदार आगे फॉलो अप करता रहा पीजेंट्स को। वो कितना अमाउंट ऑफ मनी था आपका 11/10 जो मांगा जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, कंपनी के द्वारा टू द ज़मींदार। और आपका इस सिस्टम में ज़मींदार बिकम द रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द लैंड। जितनी भी लैंड थी उन सब का जो कलेक्टर्स था, अधिकारी जो बनाया गया, वो किसको बनाया गया, आपके ज़मींदार को। अब जो मेन कंसेप्ट था परमानेंट सेटलमेंट का, इसमें रेवेन्यू क्या हो गया, आपका फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब क्या होता है कि हर किसी को अपनी लैंड में 11/10 का रेवेन्यू देना है। ऐसा ही कुछ सिस्टम जमा जो अकबर के टाइम पे शुरू किया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। द प्रॉब्लम वाज देयर, प्रॉब्लम ये थी कि कभी फेमाइन पड़ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो अकबर कर को माफ़ कर देता था। बट यहाँ पे ऐसा कोई सा भी सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं रखा। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस होता है या फेमाइन पड़ता है, तब भी ज़मींदार को सनसेट से पहले अपना टैक्स देना पड़ेगा। यस गाइस, अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 4। The tax of the land was fixed and permanent. If any peasant don't pay the tax, then what happened with them? अगर किसी कारण से कोई ज़मींदार कंपनी को टैक्स पे नहीं कर पाता, ऑब्वियसली बात है ज़मींदार टैक्स पे कब नहीं करेगा, जब ज़मींदार पे खुद पैसे नहीं आएंगे। अब ऐसे सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम ये था बिफोर द सनसेट हर किसी को अपना रेवेन्यू पेड करना पड़ेगा। अगर कंपनी को ज़मींदार रेवेन्यू पेड नहीं करता तो उसको उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फायर सिस्टम, जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्योंकि उनको एट दी एंड सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क पड़ता था वो पड़ता था रेवेन्यू से, कि उनको टाइम टू टाइम रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये था आपका फायर सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं अपना वाई ज़मींदार डिफ़ॉल्टेड द पेमेंट, कि ज़मींदारों ने जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको पेमेंट देने में डिफ़ॉल्ट करना क्यों शुरू कर दिया।
फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न वॉज दैट द इनिशियल डिमांड वॉज वेरी हाई। कहा जाता उस समय जो इनिशियल डिमांड थी वो बहुत हाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था 11/10। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज आपका लो एग्रीकल्चर। ये आज के टाइम पे भी है, उस समय भी था। जब तक किसानों को अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको ज़्यादा टैक्स पेड करेंगे। उस समय जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो बिल्कुल इनिशियल सिस्टम था। दैट मीन्स कि आपको नॉर्मल एग्रीकल्चर करना है, प्रोडक्शन होना ना होना वो आप पे डिपेंडेबल नहीं था। उस समय किसान डिपेंडेबल थे आपके रेनिंग सिस्टम पे, मॉनसून पे। अगर किसी कारण से कभी मॉनसून नहीं आया तो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, और ना ही किसी प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में अपनाई गई थी। दैट वाज अ बिग रीज़न कि किसान अपना टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। द परमानेंट सेटलमेंट डिपेंड ऑन फायर सिस्टम। ऑलरेडी मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूँ कि ये फायर पे डिपेंड था। मीन्स कंपनी इज इक्वल टू ज़मींदार इज इक्वल टू पीजेंट्स। कंपनी डायरेक्ट मांगती थी पैसे ज़मींदार से, ज़मींदार पेड नहीं करेगा उसको जॉब से निकाला जाएगा, और ज़मींदार मांगता था आपके पीजेंट से पैसे। पीजेंट्स भी अगर टैक्स पे नहीं कर पाता तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब आपका गाइस फोर्थ पॉइंट है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज द पावर ऑफ ज़मींदार। कहा जाता है जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने क्या करा, ज़मींदार की पावर को इम्पोज कर दिया, रोक दिया। इम्पोज क्यों करा? जिससे ज़मींदार सीधा सीधा एक वर्कर के रूप में यूज़ किया जा सके। और ये भी कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में आने के बाद से ज़मींदार एक मॉडर्न सर्वेंट बन चुके थे अंग्रेज़ों के। उनकी पूरी पावर ख़त्म हो चुकी थी। जो पहले पीजेंट्स की हेल्प करते थे, जो अगर मान लीजिए किसी कारण से पीजेंट्स टैक्स पे नहीं कर पा रहे तो ज़मींदार उनकी वहाँ पे हेल्प करते थे, उनका टैक्स माफ़ करते थे। लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम उस समय नहीं था। ज़मींदार को सनसेट से पहले किसी भी तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। यस गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं एन ऑक्शन ऑफ बर्धमान, कि जो बंगाल की ज़मीन थी बर्धमान में, वहाँ की ज़मीन में जो ऑक्शन किया गया था वो क्या था। बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्शन रूल्स ये था, टू परमानेंट सेटलमेंट अपने रेवेन्यू को पे नहीं कर पाता तो उसकी ज़मीन को सीधा सीधा क्या ऑक्शन पे लगा दिया जाएगा। किंग ऑफ बर्धमान अनेबल टू पे दियर टैक्स सो ही स्टेट पुट अप फॉर द ऑक्शंस। वही रूल्स आ गया कि बर्धमान का जो राजा थे उस समय वो टैक्स पे करने में अनेबल थे, तो ऐसे में क्या किया गया, उनकी जो ज़मीन थी उसको ऑक्शन में लगा दिया गया। और यहाँ पे ये था कि नंबर ऑफ परचेजर कम टू द ऑक्शन एंड द स्टेट वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। बहुत सारे वर्धमान में बोली लगाने के लिए लोग आए थे, और रूल्स क्या था कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसके नाम पर वो ज़मीन बेच दी जाएगी। जिससे जितने भी लैंड ओनर थे जिन्होंने अपना टैक्स पेड नहीं करा परमानेंट सेटलमेंट में, अब उनकी ज़मीन को बेचने के बाद अंग्रेज़ी सरकार वहाँ से अपना रेवेन्यू